आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं अबाउट द हेप्टिसिटी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ द नेट जेआरएफ। गेट का भी यही होता है और इंडिया में जो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आईआईटीज उनका भी सिलेबस यही रहता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे हेप्टिसिटी के बारे में। पीछे के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें इंट्रोडक्शन एंड द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आने वाले लेक्चर्स में हम रिमेनिंग पोर्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री का नेट के एग्जाम के लिए वेटेज देखते हैं तो 30 मार्क्स के आसपास का वेटेज रहता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 100 मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्जैक्टली सेम ट्रेंड गेट में जाता है और सेम ट्रेंड आईटी एग्जाम में भी चला जाता है। दिस इज़ माय प्रोफाइल। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन गूगल स्कॉलर। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। ये फ्री यूट्यूब ऑनलाइन प्रोग्राम जनरली इंस्पायर्ड ऑफ MHRD एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन सेफली एट होम इन करंट पैंडमिक ऑफ कोविड-19। इस प्रोग्राम में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों ही केमिस्ट्री को हम कवर करेंगे और हर एक लेक्चर्स में आपको 5 बातें मिलने वाली है। पहला डिटेल डिस्कशंस होगा, उसके साथ साथ आपका हैंड रिटन नोट्स और PDF की फॉर्म में वो भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। प्रैक्टिस असाइनमेंट आपसे शेयर करा जाएगा और यदि आपका किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट बनता है आगे फ्यूचर को लेकर रिसर्च करने के लिए, इंडिया एंड अब्रॉड कौन कौन सी फैकल्टी उस पर काम कर रहे हैं वो डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इनिशियली बात कर लेते हैं हेप्टिसिटी के डेफिनेशंस के बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है, यदि आप किसी लेगेंड को लेते हैं और उस लेगेंड को लेकर मेटल के पास लेकर आप जाते हैं तो देखा जाता है वो लेगेंड अपने कुछ एटम को मेटल के साथ एक साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर लेता है। कोई भी लेगेंड अपने जिन नंबर ऑफ एटम्स को एक साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करता है उन नंबर ऑफ एटम्स को हम कह देते हैं हेप्टिसिटी। मान लीजिए मेरे पास एक लेगेंड है, उस लेगेंड को मेटल के पास में लेकर जाता हूँ तो वो लेगेंड अपने जितने भी एटम्स हैं उसके पास उनमें से 3 एटम्स को मेटल के साथ एक साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर लेता है। तो इस संख्या 3 को हम कहेंगे हेप्टिसिटी। इसको रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर एक दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम ईटा राइट करते हैं और कोई भी लेगेंड साइमल्टेनियसली अपने जितने एटम्स को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर रहा है उन नंबर ऑफ एटम्स को ईटा के सुपरस्क्रिप्ट पे राइट कर देते हैं। मान लीजिए कोई लिगेंड है, उसने अपने 2 एटम यूज़ किए हैं तो हेप्टिसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये बन जाएगा, यानी ईटा 2 बन जाएगा। और मान लीजिए हमारे पास कोई लिगेंड है, उसने अपने 4 एटम्स मेटल के साथ साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व किए हैं बॉन्डिंग में, तो जो हेप्टिसिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो ईटा 4 बन जाएगा। तो डेफिनेशंस बड़ी सिंपल बन जाती है। नंबर ऑफ एटम्स of a ligand which are simultaneously involved in bonding with metal is called हेप्टिसिटी। इसको और डिटेल में समझाने के लिए बेंजीन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप बेंजीन को ध्यान से देखें, बेंजीन के पास 6 कार्बन एटम्स हैं। हमने देखा जब हम बेंजीन को मेटल के पास लेकर गए तो बेंजीन ने अपने 6 के 6 कार्बन एटम्स को एक साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिया। तो इस केस में हेप्टिसिटी हो जाएगा ईटा 6। कभी कभी हमने देखा बेंजीन को जब हम लेकर गए तो इसने अपने 6 कार्बन एटम्स में से केवल 4 कार्बन एटम को, 2 को छोड़ दिया, 4 कार्बन एटम्स को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व किया। तो इस केस में हमारी हेप्टिसिटी हो जाएगी 4। कभी कभी ये भी देखा जाता है जब बेंजीन को आप मेटल के पास लेकर जाते हैं तो बेंजीन 6 कार्बन में से केवल 2 कार्बन एटम्स को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करता है। तो इस केस में हेप्टिसिटी बन जाएगी 2। तो आई थिंक हेप्टिसिटी का ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा डिटेल में और इसमें आगे डिस्कस कर लेते हैं। यदि हेप्टिसिटी को आपको और भी डिटेल में आपको समझना है तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन लेगेंड अपने किन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है। इसका आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। हर एक लेगेंड अपने उन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे वो लेगेंड उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है मेटल के साथ, मेटल के न्यूक्लियस का उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगता है और आपको पता है मेटल के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, यानी वहाँ पर स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब हम यहाँ पर ये कैसे आइडेंटिफाई करें किन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसके लिए एक सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको ट्रेंड शेयर कर देता हूँ एनर्जी के रिगार्डिंग। यदि आप हाइड्रोकार्बन में कहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कम होती है, कहाँ पर ज़्यादा होती है, इसको आप समझें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाता है यदि हाइड्रोकार्बन में लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इससे थोड़ा सा कम एनर्जी होती है कार्बन कार्बन
पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी, इससे थोड़ा सा कम होती है एनर्जी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी। और हाइड्रोकार्बन्स में, जो कि हेप्टेसिटी को जनरली शो करने वाले लिगेंड्स होते हैं, जो सबसे कम एनर्जी होती है हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी। अब यहाँ से सीधी सी कहानी आपके सामने ये बन जाती है, यदि आपके पास कोई लिगेंड है, उस लिगेंड में लोन पेयर भी है, ये भी है, ये भी है, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आपका, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लोन पेयर की होगी, यानी वो लिगेंड्स केवल लोन पेयर को ही बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा। लोन पेयर नहीं है, इस तरह के 3 लिगेंड्स हैं तो इसको यूज़ करेगा, और लोन पेयर भी नहीं है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, इस तरह के 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है, इसको वो वहाँ पर यूज़ करने वाला है। चलिए इस बात को मैं एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको समझा देता हूँ। यदि आप इस एग्जाम्पल पर कंसंट्रेट करते हैं, मैंने एक लिगेंड लिया CH2 नेगेटिव, डेफिनेटली यदि कहीं पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक लोन पेयर वहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसके साथ साथ इससे एक कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ साथ यहाँ पर अदर कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक लिगेंड है। तो इस लिगेंड में यदि आप ध्यान से देखें, इस तरह के भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है, एंड हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है, यानी इस लिगेंड के पास हर तरह के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? इन लोन पेयर की होगी। तो जैसे ही इस लिगेंड को मेटल के पास लेकर आप जाएंगे तो ये लिगेंड अपने लोन पेयर को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगा। ये लोन पेयर केवल एक ही कार्बन पर है, इस कार्बन पर है, तो डेफिनेटली केवल यही कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहा है। और किसी भी लिगेंड के जितने एटम बॉन्ड बनाने में यूज़ होते हैं उन नंबर ऑफ एटम को हम कहते हैं हेप्टेसिटी। तो इस लिगेंड का केवल एक ही कार्बन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हेप्टेसिटी की वैल्यू हो जाती है 1, यानी ईटा 1। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है, अभी इसमें इसकी हेप्टेसिटी थी 1, यदि आप इसी लिगेंड को फर्दर मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कहते हैं तो अब ये लिगेंड अपने कौन से इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा? इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर चुका है, जैसे लोन पेयर को यूज़ करेगा, मेटल इन लोन पेयर पर अट्रैक्शन लगाएगा, इनकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा, यानी कि उनको स्टेबलाइज कर देगा। तो ये लोन पेयर ऑलरेडी काफ़ी कम एनर्जी में आ चुका है, स्टेबलाइज हो चुका है, ये यहाँ पर अब नहीं है। अब बाकी बचते हैं इसके पास ये 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से किसको यूज़ करेगा? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यानी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यूज़ करेगा। तो यदि इस लिगेंड को फर्दर मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये अब उनको यूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को जिनके सबसे ज़्यादा है, यानी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। और किसी भी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा 2 एटम के बीच में होते हैं, 2 एटम के बीच में होते हैं, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन यहीं पर है तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं से मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं हेप्टेसिटी अब कितना हो गया आपका, अब यहाँ पर ये कार्बन भी अटैच है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के भी हैं, इस कार्बन के भी हैं, यानी ये कार्बन भी और ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करने लगा आपका, यानी ये कार्बन एंड 3 कार्बन मेटल से जाकर अटैच होने लगे हैं। तो इस केस में हेप्टेसिटी की वैल्यू हो जाएगी 3। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और आपसे शेयर कर लेता हूँ। यदि इस एग्जाम्पल पर आप कंसंट्रेट करें, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है। तो किन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी? जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है उनकी ज़्यादा होगी। तो ये लिगेंड अब मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये यूज़ करेगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों मेटल दोनों एटम के बीच में होते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहीं पर मेटल बॉन्ड बना लेगा। तो इस केस में आप देखें कितने एटम मेटल के साथ साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने एटम अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसके यूज़ हो रहे हैं? पाई बॉन्ड के। पाई बॉन्ड में के इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन का मतलब? कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, यानी इस केस में हेप्टेसिटी आपकी बन जाएगी 2। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे और शेयर करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक लिगेंड है CH4। इस CH4 में केवल एक ही बॉन्ड है, हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड।
तो डेफिनेटली यदि इसको मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसी को यूज़ करना पड़ेगा, एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। तो जैसे ये मेटल के पास जाता है, हाइड्रोजन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों एटम के बीच में होंगे, यहाँ पर होंगे, यहीं पर ये मेटल क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इस केस में भी एक दो एटम साइमल्टेनियसली मेटल के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं हैप्टेसिटी में, तो यहाँ बॉन्ड बनाने में सॉरी, तो यहाँ पर भी हैप्टेसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लिगेंड होने के लिए लोन पेयर की ज़रूरत नहीं होती है। लिगेंड होने के लिए ज़रूरत होती है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की जो कि मेटल के साथ सिमेट्री मैच करें, मेटल के साथ एनर्जी में मैच करें। तो कभी आप कहें CH4 किस तरह का लिगेंड है, ये बहुत अच्छा लिगेंड्स होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ। यदि इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा, यानी कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे ही इस लिगेंड को मेटल के पास लेकर जाएंगे तो कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहे हैं, कार्बन, और ये कार्बन यूज़ कर रहा है, 2 कर रहा है, तो यहाँ पर हैप्टेसिटी हो जाएगी आपकी 2। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बेंजीन का यहाँ पर बन जाता है, जिससे बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आप बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के पास 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और एक हाइड्रोजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली किसकी एनर्जी ज़्यादा है, जो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। यानी बेंजीन को जब आप मेटल के पास लेकर जाएंगे तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यूज़ करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने कार्बन एटम के पास है, 6 के पास है। तो कभी कभी देखा जाता है, जैसे बेंजीन को आप मेटल के पास लेकर जाते हैं तो बेंजीन अपने पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को, यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर देता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये 6 के 6 कार्बन के हैं, इसका रिजल्ट ये आएगा ऑल 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन अटैच विद मेटल। इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको मेंशन नहीं करते हैं। हाँ, जिन एटम का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व हुआ है उनके नीचे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। सभी का इन्वॉल्व हो रहा है, सभी पे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, और डॉटेड लाइन लगाते लगाते यदि सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन प्लॉट करते हैं, सॉलिड लाइन प्लॉट करते हैं और मेटल हम राइट कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है, इस सर्कल में जितने भी एटम्स हैं कार्बन, ऑल आर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद मेटल, यानी 6 के 6 इन्वॉल्व है, तो हैप्टेसिटी हो जाएगी 6। कभी कभी बेंजीन क्या करता है, 6 इलेक्ट्रॉन में से केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में वो इन्वॉल्व कर पाता है। जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे इनमें से केवल 4 को ही यूज़ करेगा, यानी 1 2 3 पाई बॉन्ड है, एक में 2 होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। केवल मान लीजिए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को यूज़ कर लेता है, तो जिन कार्बन एटम्स के पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं उन पे डॉटेड लाइन लगाएंगे। 4 कार्बन एटम्स के यूज़ हो रहे हैं, 4 पे डॉटेड लाइन लगाएंगे, और यहाँ से क्यों इससे एक सॉलिड लाइन राइट करेंगे। सेंटर से सॉलिड लाइन तभी आपको लगानी है जब पूरा सर्कल आपका डॉटेड लाइन से कंप्लीट होता है। यहाँ पर नहीं हो रहा है तो इस केसेस में डॉटेड लाइन से ही आप प्लॉट करेंगे और मेटल को राइट करेंगे, बाकी एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बच जाएगा। तो इस केस में 4 कार्बन एटम अपने पाई इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, तो 4 ही मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पर हैप्टेसिटी हो जाएगी 4। कभी कभी बेंजीन क्या करता है, तीनों पाई बॉन्ड में से केवल एक ही पाई बॉन्ड को मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व करता है, तो इस केस में हैप्टेसिटी बन जाएगी 2। तो यहाँ पर आपने देखा बेंजीन ने 3 हैप्टेसिटी यहाँ पर शो की है, 6 भी की है, 4 भी की है और 2 भी की है। एक बड़ी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट को रहती है,
वो ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि कौन सा लिगेंड किस टाइप की एप्टेसिटी को शो करने की पॉसिबिलिटी रखता है और कहाँ पर कौन सी एप्टेसिटी यहाँ पर शो करेगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखिए, किसी भी लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी जो होती है वो होती है जितने एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जैसे बेंजीन की 3 हेप्टेसिटी है 6, 4 एंड 2। बेंजीन की मैक्सिमम कितनी है 6। मैंने कहा किसी भी लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी वो होती है जितने एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो बेंजीन के कितने एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 6 एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो बेंजीन की मैक्सिमम हेप्टेसिटी होगी 6। इसके अलावा यदि किसी भी लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी इवन है, जैसे यहाँ पर 6 इवन है, तो उससे नीचे वाली जो हेप्टेसिटी होगी, जो लोअर हेप्टेसिटी होगी, वो भी हमेशा इवन ही होगी। हाँ, यदि किसी भी लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड है तो लोअर हेप्टेसिटी भी हमेशा ओड ही होती है। एक बार स्टेटमेंट को फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। किसी भी लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी वो होती है जितने एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यदि किसी लिगेंड में 4 एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसकी मैक्सिमम हेप्टेसिटी 4 होगी। यदि किसी लिगेंड में 5 एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो उसकी मैक्सिमम हेप्टेसिटी वहाँ पर 5 होगी। अब मैक्सिमम हेप्टेसिटी के अलावा जो लोअर हेप्टेसिटी होगी वो होती है, यदि मैक्सिमम हेप्टेसिटी इवन है तो लोअर भी हमेशा इवन ही रहेगी, और यदि मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड है तो लोअर हेप्टेसिटी भी वहाँ पर ओड ही रहेगी। जैसे बेंजीन में मैक्सिमम हेप्टेसिटी कितना है 6, तो इससे कम, क्योंकि ये इवन है तो इससे कम जो पॉसिबल हेप्टेसिटी होगी वो भी हमेशा इवन ही होगी, यानी 4 और 2। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और आपसे शेयर कर लेता हूँ। यदि इस कॉम्प्लेक्स में आप बात करें कितने एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसकी मैक्सिमम हेप्टेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब मैक्सिमम हेप्टेसिटी इवन है तो इसके अलावा जो पॉसिबल हेप्टेसिटी इसकी और हो सकती है वो भी इवन ही होंगी, 6 4 2। अब क्वेश्चन ये आता है, जब ये लिगेंड मेटल के पास जाएगा तो इस हेप्टेसिटी से अटैच होगा या इससे होगा या इससे होगा या इससे होगा, ये डिसाइड करती है मेटल। अब मेटल कैसे डिसाइड करेगी इसको मैं 2 मिनट बाद ही शेयर कर लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं आपसे और लेता हूँ। यदि मैंने यहाँ पर ये वाला लिगेंड लिया, इसकी मैक्सिमम हेप्टेसिटी कितनी होगी, जितने एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानी 4 मैक्सिमम हेप्टेसिटी होगी। ये इवन है तो इससे लोअर भी क्या होगी, इवन ही होगी। ये इसकी पॉसिबल हेप्टेसिटी है। तो पॉसिबल हेप्टेसिटी क्या होती है, कैसे होती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। इस लिगेंड को ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे, इसको कहा जाता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, जिसको हम CPB कहते थे, कैनॉट प्लेस नहीं है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है। इसमें आप बात करें कितने एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1 2 3 4। आप देख रहे होंगे इस एटम के पास लोन पेयर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं डबल बॉन्डेड कार्बन के पास यदि लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में ही यूज होता है, तो इस लोन पेयर को भी आप पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही कंसीडर करेंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के जस्ट पास वाले कार्बन पर लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में यूज होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह ही ट्रीट होता है। तो इस लिगेंड्स में टोटल 1 2 3 4 5 एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इस लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी हो सकती है 5, मैक्सिमम 5 है। अब इसके अलावा लोअर क्या हो सकती है, यदि मैक्सिमम 5 है, 5 ओड है, तो मैंने कहा कि यदि मैक्सिमम ओड है तो लोअर भी हमेशा ओड ही होगी, यानी ये लिगेंड्स 5 हेप्टेसिटी, 3 हेप्टेसिटी या 1 हेप्टेसिटी में ही मेटल से जाकर अटैच हो सकता है। अब किस में जाकर अटैच होगा वो डिसाइड करती है मेटल। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, यदि मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड है तो लोअर भी ओड ही होगी, मैक्सिमम हेप्टेसिटी इवन है तो लोअर भी इवन ही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यदि आप इस बॉन्डिंग को एनालाइज करें तो देखा जाता है यदि मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड है तो नीचे वाली भी ओड ही होनी चाहिए,
आप ओड की बजाय उसको इवन कर देते हैं, तो बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। और आपको पता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की फॉर्म में जनरेट होकर आ रहा है तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, यदि आप जो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकल कर आ रहा है उसको आप स्टेबलाइज करने की प्लान कुछ कर लेते हैं, कुछ अरेंजमेंट वहाँ पर कर देते हैं, तो उस केस में यदि मैक्सिमम हेप्टेसिटी ओड है तो नीचे वाली ओड ना होकर इवन भी हो सकती है। यदि मैक्सिमम हेप्टेसिटी इवन है तो नीचे वाली हेप्टेसिटी इवन ना होकर ओड भी हो सकती है। लेकिन इसके बहुत ही रेयरली 2 या 3 एग्जाम्पल हैं जो कि हम मेट्रोसीन जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अभी तक हमने बात किया किसी भी लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टेसिटी वही होगी जितने एटम के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। यदि मैक्सिमम इवन है तो लोअर भी इवन ही होगी और मैक्सिमम ओड है तो लोअर भी ओड होगी। अभी हम बात कर लेते हैं किसी भी लिगेंड की जो पॉसिबल हेप्टेसिटी हो सकती है उसमें से मेटल किस हेप्टेसिटी के थ्रू वहाँ पर जाकर अटैच होने के लिए अलाउ करता है। देखिए ज़रा एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर लेता हूँ। यदि आप बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन की पॉसिबल हेप्टेसिटी 6, 4 एंड 2, ये 3 पॉसिबल हेप्टेसिटी है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास आयरन है, इस आयरन से एक CO लिगेंड अटैच है और एक CO लिगेंड यहाँ पर इससे और अटैच है। यदि आप ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल का वैलेंस शेल होता है N-1 D NS एंड NP और हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस शेल को कम्प्लीटली भरना चाहता है। तो ट्रांजिशन मेटल के वैलेंस शेल को कम्प्लीटली भरना यदि आप चाहते हैं तो D ऑर्बिटल में आपको मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डालने होंगे, S में मैक्सिमम 2 और P ऑर्बिटल में 6, यानी टोटल मिलाकर ट्रांजिशन मेटल की वैलेंस शेल को कम्प्लीटली भरने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। आयरन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर आयरन की वैलेंस शेल को पूरा भरने के लिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है और हर एक एलिमेंट यही चाहता है कि मेरा वैलेंस शेल पूरा भर जाए और मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो अब ये देखते हैं कि ये आयरन अपनी वैलेंस शेल को कम्प्लीटली 18 इलेक्ट्रॉन से कैसे फिलअप करता है। यदि आप आयरन की बात करें तो आयरन की वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। CO लिगेंड जब आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है तो शेयरिंग के थ्रू ये 2 इलेक्ट्रॉन आयरन की वैलेंस शेल में डाल देता है। तो टोटल मिलाकर आयरन की वैलेंस शेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। आयरन चाहता कितना है? 18 बनाना, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये बेंजीन को कहता है कि मेरे पास आओ और आकर अटैच हो जाओ, तो मेरे पास जो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे 18 में, वो मुझे दे दो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखना, एक स्पेशल मेथड होता है न्यूट्रल एटम मेथड। वो ये कहता है कोई भी लिगेंड जब मेटल से जाकर हेप्टेसिटी के थ्रू जाकर अटैच होता है तो वो लिगेंड शेयरिंग के थ्रू मेटल की वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन डाल देता है जितनी उसकी हेप्टेसिटी होती है। एक बार फिर सुन सकते हैं, न्यूट्रल एटम मेथड ये कहता है कोई भी लिगेंड जब मेटल से जाकर अटैच होता है तो वो लिगेंड उतने ही इलेक्ट्रॉन मेटल की वैलेंस शेल में प्रोवाइड कराता है जितनी हेप्टेसिटी होती है। तो यदि बेंजीन को 6 हेप्टेसिटी से आप अटैच कराओगे तो बेंजीन मेटल की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और यदि 4 से अटैच कराओगे तो 4 प्रोवाइड कराएगा, 2 से अटैच कराओगे तो 2 अटैच करा पाएगा। इस आयरन को 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए। तो बेंजीन को 6 हेप्टेसिटी के थ्रू आना पड़ेगा। 6 का मतलब ये है अपने सभी के सभी कार्बन एटम्स को बेंजीन को साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन बॉन्डिंग विद आयरन, यानी ये कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, यानी बेंजीन यहाँ पर 6 हेप्टेसिटी में प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कॉम्प्लेक्स किस हेप्टेसिटी में वहाँ पर रहने वाला है। एक एग्जाम्पल मैं और यहाँ पर आपसे इसका ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास आयरन है और इस आयरन से एक CP लिगेंड को मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूं जिसकी हेप्टेसिटी 5 है। CP लिगेंड की आप बात करें तो दिस इज द साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड जिसके पास 5 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम्स हैं, तो जिसकी हेप्टेसिटी मैक्सिमम 5 हो सकती है, 3 और इवन, क्योंकि मैक्सिमम ओड है तो इससे नीचे वाले भी हमेशा ओड होंगे। अब मैं जानना चाहता हूं यदि मैं इस आयरन से एक CP और अटैच कराना चाहता हूं तो वो किस हेप्टेसिटी में आकर अटैच होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा है कि
किसी भी लिगेंड की न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग जितनी हेप्टेसिटी होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन मेटल की वैलेंस शेल में वो प्रोवाइड कराता है। तो ये 5 हेप्टेसिटी वाला लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन आयरन की वैलेंस शेल में प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से आयरन के पास हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। आयरन बनाना कितना चाहता है, वैलेंस शेल को पूरा भरना, यानी 18 बनाना चाहता है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब Cp हेप्टेसिटी 5 में यदि आप अटैच कराओगे तो 5 देगा, 3 में अटैच कराओगे तो 3 देगा, और यदि 1 में अटैच कराओगे तो 1 देगा। तो किस में अटैच कराना चाहिए आपको, Cp को 5 हेप्टेसिटी में यहाँ पर अटैच कराना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इधर से भी 5 आएगा और टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 18, और आयरन एटम की वैलेंस शेल पूरा भरते ही आयरन एटम खुशी खुशी के साथ यहाँ पर रहने लगेगा। एक एग्जांपल मैं और आपसे शेयर कर लेता हूँ। यदि इस एग्जांपल पर आप ध्यान दीजिए, मैंने बेरिलियम लिया। यदि आपको पता हो, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से कहा था पूरी की पूरी एस ब्लॉक मेटल्स में बेरिलियम ही एक ऐसी मेटल होती है जो लिगेंड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होती है। तो बेरिलियम से हमारे पास एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड आकर अटैच होता है हेप्टेसिटी 5 में। अब आपको बताना है, मैं एक Cp लिगेंड, इस लिगेंड को फर्दर मैं कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ मेटल से, बेरिलियम से, तो ये किस हेप्टेसिटी में जाकर अटैच होगा। यदि आप ध्यान से देखें, बेरिलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी हेप्टेसिटी 5 है तो 5 यहाँ से आ जाएगा, तो इसके पास, बेरिलियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि बेरिलियम एस ब्लॉक से है, एस ब्लॉक मेटल ये चाहते हैं कि मेरी वैलेंस शेल पूरा कंप्लीटली भर जाए, और एस ब्लॉक का वैलेंस शेल क्या होता है, NS एंड NP, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट ये चाहता है कि मेरी वैलेंस शेल में 18 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके पास 7 तो है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से तभी मिलेगा जब ये लिगेंड एक हेप्टेसिटी में यहाँ पर आकर अटैच होगा, यानी एक ही कार्बन एटम के थ्रू इसको अटैच होना पड़ेगा, यानी ये। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी बन जाती है। अब यदि मैं आपसे कहूँ, इसी में मैं बेंजीन को लेता हूँ जिसकी 6, 4 एंड 2 ये पॉसिबल हेप्टेसिटी है, और मैं आपसे कहूँ इस बेरिलियम से यदि आप बेंजीन को अटैच कराएं तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेरिलियम को केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बेंजीन के पास कंडीशन है या तो ये 6 दे सकता है, या 4 दे सकता है, या फिर 2 दे सकता है, तो ये अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन लिगेंड अटैच करेगा और कौन लिगेंड अटैच करके वहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या नहीं बनाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से आप सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हेप्टेसिटी को शो करने वाले लिगेंड प्रेजेंट होते हैं और वो लिगेंड वहाँ पर लोअर हेप्टेसिटी में रहते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को यदि आप एनर्जी दें हीट की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में, तो जो लिगेंड वहाँ पर लोअर हेप्टेसिटी में प्रेजेंट है वो अपनी हेप्टेसिटी को बढ़ाकर मैक्सिमम हेप्टेसिटी में कन्वर्ट कर लेता है। इस प्रोसेस में देखा जाता है कुछ न्यूट्रल लिगेंड भी मेटल से निकल जाते हैं। अब जो लिगेंड अपनी हेप्टेसिटी को बढ़ा सकता है, ये कहा जाता है कि ये लिगेंड यहाँ पर फ्लेक्सिनिटी को शो कर रहा है। हाँ, जब भी हेप्टेसिटी एक बार मैक्सिमम हो जाती है तो बहुत ही रेयरली वो हेप्टेसिटी में डिक्रीमेंट जनरली वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। यदि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक आयरन लिया, इस आयरन से साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड जो ऊपर वाला लिगेंड था, इसी को मैंने अटैच करा दिया मैक्सिमम हेप्टेसिटी 5 के थ्रू। इस आयरन से मैंने एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड और अटैच कराया, वो अटैच कराया हेप्टेसिटी 1 के थ्रू, क्योंकि ये लिगेंड या तो 5 शो करता है या 3 शो करता है या फिर 1 शो करता है। इसके साथ साथ 2 लिगेंड मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कहा यदि कोई लिगेंड अपनी मैक्सिमम हेप्टेसिटी में आ जाता है, जैसे ये अपनी मैक्सिमम है, तो ये अपनी हेप्टेसिटी को चेंज नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, यदि किसी भी लिगेंड की हेप्टेसिटी लोअर है, जैसे यहाँ पर है, तो ये अपनी हेप्टेसिटी को बढ़ा सकता है। जो लिगेंड अपनी हेप्टेसिटी को चेंज कर सकता है, कहा जाता है कि वो लिगेंड फ्लेक्सिनिटी को शो कर रहा है। शो कर रहा है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा लिगेंड यहाँ पर फ्लेक्सिनिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ जो अपनी लोअर हेप्टेसिटी में रहता है वो फ्लेक्सिनिटी को शो कर रहा है। ये वाला लिगेंड यहाँ पर फ्लेक्सिनिटी को शो नहीं कर रहा है। अब मैंने कहा
इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को यदि आप हीट करें या फिर आप रेडिएशन दें, तो जो लिगेंड लोअर हेप्टेसिटी में है, ये लिगेंड लोअर, ये अपनी हेप्टेसिटी को बढ़ाकर मैक्सिमम कर लेता है। लोअर कितना है 1, मैक्सिमम कितना है 5, यानी ये लिगेंड अपनी हेप्टेसिटी को, ऊपर वाला लिगेंड ऐसे ही रहेगा, बढ़ाएगा ये लिगेंड और मैक्सिमम 5 कर लेगा। इस दौरान यहाँ पर मेटल के पास जो अदर कुछ लिगेंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये कितने लिगेंड्स यहाँ पर एलिमिनेट होंगे, इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर हेप्टेसिटी थी 1 से बढ़ाकर इसने कितना किया है 5, तो आप देखिए हेप्टेसिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 में से 1 गया कितना 4, तो 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। जितना हेप्टेसिटी में इंक्रीमेंट होता है उससे उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 हमें मिलेगा, तो जितना भी आता है उतना लिगेंड रिप्लेस वहाँ पर हो जाता है। एक बार फिर सुनिए, हेप्टेसिटी में जितना इंक्रीमेंट होता है उसको आपको लेना है, 2 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उतने ही लिगेंड वहाँ पर रिप्लेस होंगे। तो 2 आया है तो यहाँ पर 2 लिगेंड निकल जाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा है। तो आई थिंक ये फ्लेक्सिनिटी वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों से और शेयर कर देता हूँ। देखिए, यदि आप अनसैचुरेटेड कोई भी हाइड्रोकार्बन आप लें, जैसे हम ले लेते हैं बेंजीन, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हैं, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, जैसे इसको आप ले लीजिएगा। किसी भी अनसैचुरेटेड, आप इसको भी आप ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को आप ले सकते हैं। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक बात बहुत कॉमन होती है, वो ये होती है कि ये सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली प्लेनर होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, यदि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मेटल आकर अटैच होती है तो वो मेटल हमेशा, इनकी जो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इस प्लेनर स्ट्रक्चर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए दिस द प्लेनर स्ट्रक्चर और मेटल परपेंडिकुलर होगी, मेटल यहाँ पर ऐसे आकर यहाँ पर अटैच होने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है, ऐसा क्यों होता है भाई? यदि आप इन सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप एनालाइज करें तो आप देखेंगे इनके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वही सबसे ज़्यादा एनर्जी का है और वही मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ होने वाला है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, इसके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर कहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होगा। यदि यहाँ पर है तो मेटल यहीं पर आकर ओवरलैप करेगी। तो बेंजीन यदि मेटल के साथ जाकर अटैच होता है तो बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बेंजीन के परपेंडिकुलर होता है। तो मेटल को उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का है, उसके साथ ओवरलैप करना है, तो मेटल को भी वहाँ पर परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यदि आपके पास अनसैचुरेटेड कोई भी हाइड्रोकार्बन लिगेंड आपको मिलता है, जैसे ये है, तो ये
इस लेक्चर्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो असाइनमेंट्स होंगे, अभी तक 3 या 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, उन सभी लेक्चर्स के असाइनमेंट में 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला जो लेक्चर्स होगा उसके साथ आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, और ये लेक्चर्स हम कल कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कल आपको असाइनमेंट भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए।